हाँ तो भैया, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया आईटीआर फाइलिंग किसको करना कंपलसरी होता है। आईटीआर मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न अगर मुझे फाइल करना है या नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा, क्या कंडीशंस है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स डिस्कस। ओके, पहला बॉस क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे आईटीआर फाइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कंडीशन है, तो उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आईटीआर फाइलिंग का सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। पहले ये 1961 हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से अपने इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लेके आया एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। ओके, तो लेट्स डिस्कस। तो क्या बोलता है इनकम टैक्स एक्ट, बोलता है भैया कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अपना इनकम जो है अर्न करता है पूरे साल के अंदर 2.5 लाख, मतलब क्या हो गया 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने कोई इनकम अर्न करी है तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर ये ओल्ड स्कीम की बात करता हूँ तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बाद में क्या होता है ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। ओके, तो और अगर आप न्यू स्कीम लेते हो आईटीआर के अंदर तो आपके लिए लिमिट वो 2.5 लाख की जगह हो जाएगा 4 लाख रुपए। तो 4 लाख से ऊपर का अगर इनकम हो गया है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो दो बेसिक कंडीशन क्या बोला मैंने कि बॉस अगर आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि अगर आपकी इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, ओल्ड स्कीम के अंदर आप क्लेम कर रहे हो तो आपको आईटीआर फाइल कंपलसरी हो जाएगा। और अगर आप न्यू स्कीम के अंदर जा रहे हो और 4 लाख अगर आपका इनकम हो गया, बेसिक एग्जाम्पशन बोल रहा हूँ वो क्या होता है बड़ी डिस्कस करने वाले उसके ऊपर। तो 4 लाख से ज़्यादा से अगर आपका इनकम हो गया है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। ओल्ड और न्यू स्कीम क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फर्दर। ओके, नेक्स्ट बात, ये तो थी बेसिक कंडीशन। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन लेके आई जहाँ बोलती है कि अगर आपका बेसिक एग्जाम्पशन के अंदर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है लेकिन कुछ और कंडीशन है अदर में, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ जाएगा। वो अदर कंडीशन क्या है, तो अदर कंडीशन बहुत पहला कंडीशन बोलता है कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल में 1 ईयर के अंदर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी। आंसर इज यस, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ जाएगा, भले ही आपका इनकम बेसिक से कम ही क्यों ना हो। दूसरी कंडीशन बोलता है भैया कि अगर आप रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो और अगर आपका फॉरेन में कोई असेट्स है, कोई साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन बैंक में नहीं, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। अगर आपका डिपॉजिट है करंट अकाउंट के अंदर वो 1 करोड़ उससे ज़्यादा होता है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना हो जाएगा। अगर आपका डिपॉजिट है सेविंग बैंक के अंदर वो 50 लाख है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको आईटीआर फाइल करना हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस है और वहाँ अगर आपका टर्नओवर 20 अगर टर्नओवर है वहाँ पे 60 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको आईटीआर फाइल करना बंद हो जाएगा। और अगर आपका प्रोफेशनल है तो उस केस में अगर आपका रिसिप्ट जो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। और अगर आप फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हो साल में और उसका आपका जो ट्रेवल का एक्सपेंसेस है वो 2 लाख से ज़्यादा होगा तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक मैटर? तो क्या क्या बातें थी वो अपन एक बार डिस्कस करेंगे बाद में वापिस। ओके, एक और चीज़ आपको ये समझना होगा कि अगर आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हो फॉरेन जाने के लिए तो उसमें आईटीआर कंपल्सरी हो जाता है, मांगते ही एम्बेसीज जो है। और अगर आपका कोई लॉसेज हैं और फ्यूचर में प्रॉफिट हो गए तो उसका आप एडजस्ट करने के लिए आईटीआर फाइल करोगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। लॉसेज का मतलब क्या होगा, नॉर्मली अगर आज स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते हैं उसमें कोई लॉसेज आता होगा तो उसको आप फ्यूचर के इनकम से सेटअप करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपका टाइम इम्पोर्टेंट हो तो ठीक है वो अपना क्लियर हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो इसमें अपना वो ये है भैया कि आप बोलते हो सर ये ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम क्या कॉन्सेप्ट है। तो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट बोलती है भैया, जो भी बंदा ओल्ड स्कीम में अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें आपका इनकम निकालने का जो तरीका है टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो तरीका अलग है। कैसा है, पहला बोलता है वो अगर आपका इनकम 0 से 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स पे करना है। 5 to 10 लाख में 20% पे करना है एंड 10 more than 10 लाख आपको 30% टैक्स पे करना है। यही अगर बात करें न्यू स्कीम की तो उसमें बोलता है कि आपको 0 से 4 लाख तक
कोई पे नहीं करना। 4 to 8 लाख के अंदर आपको जो पे करना है वो 5%, 8 to 12 लाख में पे करना है 10%, 12 to 16 लाख में पे आपको पे करना है 15%, एंड 16 to 20% में आपको पे करना है आपको 20%, एंड 20-24% पे करना है 25%, एंड 24% के ऊपर अगर आपका इनकम होता है तो आपको 30% पे करना पड़ेगा। तो ये स्कीम बना रही है ओल्ड और न्यू। लेकिन एक और चीज़ समझना है कि जो ओल्ड स्कीम होता है उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलते थे, कुछ डिडक्शन मिलते थे। उसमें क्या था, अगर आपने कोई LIC पे करी है, ATC के अंदर डिडक्शन होता था, उसके अंदर LIC कर रहे हो, आप PPF के अंदर पैसा डाल रहे हो, हाउस लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, सुकन्या समृद्धि में पैसा जमा कराया है, ELSS आपका म्यूचुअल फंड हो गया है, अगर आपका टैक्स वगैरह दिया हो गया, तो वो सभी बेनिफिट उसके अंदर मिलते थे। लेकिन वो अब वो बेनिफिट न्यू स्कीम के अंदर नहीं मिलता है, सीधा बता दिया गया है ये कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। एक्सक्लूडिंग ATC जो N पे द्वारा होता है कंट्रीब्यूशन, वो आपको बेनिफिट मिलता है, बाकी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये पूरा अपना आज का एक सिनेरियो था जो मेरे को डिस्कस करना था आपसे। अच्छा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं ट्राई करूँगा कुछ नई वीडियोस अब रेगुलर बेस पे आपको अपडेट करता हूँ, कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला होगा। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक्स यू।